हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने कहा है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से उस पर हमला किया है? तो इसका ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। इसका राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में कहा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से उस पर हमला किया है। तो आइए जानते हैं इसके की पॉइंट को। हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि भारतीय क्षेत्र से एक सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में आके गिरा है। और यह कहाँ गिरा है? तो यह मियाँ चुन्नू इलाकों में गिरा था और पाकिस्तानी सेना ने इसे सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत में हरियाणा से सिरसा से लॉन्च किया गया यह बताया है। और यह पाकिस्तान की सीमा के भीतर 124 मीटर अंदर आकर गिरा है। और पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ही थी। इसने बताया है पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने क्या बोला है कि यह भारत की एक सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। अब पाकिस्तान द्वारा इस घटना पर जवाब मांगा गया लेकिन भारत ने कोई इस पर जवाब टिप्पणी नहीं किया है। तो किसने बताया है? पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है भारतीय क्षेत्र से एक सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में गिरा है। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह ब्रह्मोस इस किस नाम पे पड़ा है? तो यह ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदी के नाम को जोड़कर इसका नाम रखा गया है। किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ब्रह्मोस मिसाइल में इंजन का पहला चरण जो होता है ठोस रॉकेट बूस्टर होता है और दूसरे चरण में तरल रैमजेट द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, यानी उसमें आग लगाई जाती है। तो भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं। तो ये दोनों जो देश हैं 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के निर्माण किए हैं और अपने मित्र देश को निर्यात करते हैं। और भारत ने हाल ही में 8 युद्धपोतों में इस मिसाइल को शामिल किया है। कौन कौन से देश? भारत और रूस ने इस ब्रह्मोस मिसाइल को निर्माण किया है और अपने मित्र देश को निर्यात करते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ का निर्यात होता है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात होता है मिस्र में, दक्षिण अफ्रीका में, वियतनाम में, ओमान में, चिली में और ब्रूनोई में किया जाता है। कहाँ कहाँ पे किया जाता है इसका निर्यात? मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, ओमान, चिली और ब्रूनई को किया जाता है। कौन कौन से देश करते हैं? भारत और रूस। भारत ने अपने 8 युद्धपोतों में इस मिसाइल को शामिल किया है। और वो कौन कौन से हैं? तो वो राजपूत वर्ग के रिटायर्ड हैं, तलवार वर्ग के युद्धपोत हैं और शिवालिक वर्ग के हैं, कोलकाता वर्ग के और विशाखापत्तनम वर्ग के और नीलगिरी वर्ग के हैं। ये युद्धपोत जो है भारत के, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी प्लस जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो यह क्या है? तो यूडीसी रिपोर्ट क्या है? तो यह पर्यटन के लिए है, शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए या इनमें से कुछ किसी के लिए नहीं है? तो यह इसका राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। शिक्षा के लिए यूडीसी प्लस एक रिपोर्ट जारी की है। तो आइए जानते हैं यह क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। यह शिक्षा के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। तो यूडीसी प्लस का फुल फॉर्म है अनफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। यह रिपोर्ट 2021 और 20 की हाल ही में जारी की गई। किसके लिए जारी की गई? तो भारत की स्कूली शिक्षा पर इसको जारी किया गया। तो यूडीसी प्लस क्या है? तो यह शिक्षा के लिए एक एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है जो कि इसे 2013 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2013 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? अनफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूडीसी प्लस। यह स्कूली शिक्षा का सबसे बड़ा प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसमें 15 लाख से अधिक
स्कूली बच्चे और 26.4 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल हैं। इसमें 15 लाख से अधिक स्कूल हैं और 26.4 करोड़ से अधिक इसमें बच्चे शामिल हैं। तो यह एक डेटा के रूप में कार्य करता है। तो यूडीसी प्लस जो है इसका अपडेट संस्करण है। इसका यूडीसी का जो अपडेटेड संस्करण है ये यूडीसी प्लस है। यह स्कूलों से डेटा ऑनलाइन और एकत्रित करता है, यानी यह एक ऑनलाइन डाटा कलेक्शन का माध्यम है। यूडीसी प्लस को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 2018-19 में विकसित किया गया था। तो यूडीसी रिपोर्ट डेटा क्या है? तो यह 2020-21 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा में 25.38 करोड़ छात्रों में दाखिला लिया है, यानी एक डेटा कलेक्शन है ये। तो यूडीसी प्लस क्या है? एक डेटा कलेक्शन है। और 2020-21 में निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 39.7 लाख सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हुए हैं और यह कोविड-19 के प्रभाव को भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव यानी नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया है? इसका ऑप्शन है 4 से 9 मार्च, 5 और 7 मार्च, 8 और 9 मार्च, 10 और 11 मार्च। तो इसका राइट ऑप्शन है 10 मार्च। 10 और 11 मार्च को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। 10 और 11 मार्च को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव यानी नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का 10 और 11 मार्च को आयोजित किया गया इस महोत्सव का। यह राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2017 में अपने मन की बात में पीएम मोदी द्वारा संबोधन किया गया था। और यह इसलिए किया गया था क्योंकि पीएम का मानना था कि युवाओं को भारत की आवाज़ बननी चाहिए। और इसका पहला संस्करण कब शुरू किया गया था? तो इसका पहला संस्करण 2019 में शुरू किया गया था और इसका दूसरा संस्करण 23 दिसंबर 2020 को किया गया था। इसका पहला संस्करण 2019 में और दूसरा संस्करण 2020 में 23 दिसंबर को किया गया था। और इसका तीसरा संस्करण जो है वर्चुअल मोड में किया गया था। कब किया गया था इसका तीसरा संस्करण? तो इसका तीसरा संस्करण 14 फरवरी को किया गया था। और इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर युवा संसदों में विचार विमर्श करना और युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ने और अपनी राय बनाने हेतु प्रोत्साहित करना, युवाओं को निर्णय को लेने की क्षमता को बढ़ाना और युवाओं को दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति सहिष्णुता का विकास करना और न्यू इंडिया के विजन पर युवाओं की राय का दस्तावेजीकरण करना। तो ये इसका उद्देश्य क्या क्या है? तो इसका उद्देश्य है जिला और राज्य और राष्ट्रीय यानी तीनों स्तर पर युवा संसदों में विचार विमर्श करवाना, युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों पर जुड़ने और अपनी राय रखने हेतु प्रोत्साहित करना, युवाओं को निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना और युवाओं को दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति सहिष्णुता का विकास करना। ये सब मुद्दे हैं यानी उद्देश्य है किसके? नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार जो है सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इसके की पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने किया है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों और उनके योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। कहाँ हुआ है? हरियाणा में। किसने किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और किसके लिए किया गया है? महिलाओं के लिए। और क्यों किया गया है? तो उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां और उनके योगदान के लिए कौन सी पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है सुषमा स्वराज पुरस्कार।
जिसमें सुषमा स्वराज पुरस्कार में 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि शामिल है। सुषमा स्वराज के बारे में जान लेते हैं, क्या है, कौन थी ये। तो सुषमा स्वराज जो है सुप्रीम कोर्ट एक वकील के साथ साथ एक भारतीय राजनीतिक भी थी। कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की वकील होने के साथ साथ एक भारतीय राजनीतिक भी थी और वो भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ सदस्य भी थी। और यह इंदिरा गांधी के बाद पहली ऐसी, मतलब दूसरी औरत थी जिन्होंने विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। यानी इंदिरा गांधी पहले स्थान पर थी और दूसरे स्थान पर सुषमा स्वराज दूसरी महिला थी जो भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है। और वह 7 बार संसद रह चुकी हैं और 3 बार विधानसभा के रूप में चुनी जा चुकी थी। और यह सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री भी बनी, यानी 25 साल की उम्र में वह हरियाणा राज्य के कैबिनेट मंत्री बनी थी। और वह दिल्ली की 5 बार मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी थी। तो ये सुषमा स्वराज थी जिनके नाम पर सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। कौन किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। किसके लिए? महिलाओं के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नूर 2 सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है रूस, यूक्रेन, ईरान या चीन। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ईरान ने नूर 2 सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। इसके की पॉइंट देखते हैं। ईरान जो है एक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। ईरान के द्वारा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ कॉर्प्स द्वारा एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नूर 2। यह पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? नूर 2। यह ईरान का दूसरा सैन्य उपग्रह लॉन्च है। ईरान का यह दूसरा सैन्य उपग्रह लॉन्च है। अब पहला उपग्रह कौन था? तो नूर सैन्य था। जो दूसरा उपग्रह है नूर 2, इससे पहले कौन सा था? नूर सैन्य उपग्रह, जो कि पृथ्वी से 425 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया था पहला, और दूसरा 2022 में लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नूर 2। यह फारसी भाषा में नूर का मतलब होता है प्रकाश। नूर का मतलब क्या होता है? प्रकाश। और ईरान के दूसरे उपग्रह कक्षा में लॉन्च करने देश की सेना का एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। और इस सैटेलाइट का वजन मात्र 45 किलो है। इसका क्या नाम है? नूर 2। किस देश ने किया है? ईरान। कहाँ से किए हैं? तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स द्वारा यह सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो नूर उपग्रह क्या है? तो नूर उपग्रह है जिसका नाम है नूर 1 के रूप से भी जाना जाता है। यह ईरान सैन्य उपग्रह है, यानी यह ईरानी सैन्य उपग्रह है जिसे 22 अप्रैल 2020 को कक्षा में स्थापित किया गया था। और नूर उपग्रह का लॉन्च कहाँ से किया गया था? रेगिस्तान से किया गया था। और नूर ईरान का पहला सैन्य उपग्रह था, यानी दूसरा उपग्रह नूर 2 के नाम से था। अगला क्वेश्चन है, वोमेन एट वर्क प्रोग्राम किसके लिए है? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। महिलाओं के लिए वोमेन एट वर्क प्रोग्राम बनाया गया है। तो यह क्या है? आइए देखते हैं। तो यह कर्नाटक सरकार के, यानी कर्नाटक सरकार ने यह लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? वोमेन एट वर्क। यह किस क्यों किया गया? उच्च शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कौशल विकास मंत्री द्वारा किया गया है। तो यह उच्च शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स और कौशल विकास मंत्री कौन है? डॉक्टर CN अश्वथ नारायण है जिन्होंने यह प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का क्या नाम है? वर्क वोमेन एट वर्क। यह कब लॉन्च किया गया? तो यह महिला दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। यह महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। यह महिलाओं को विशेष कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनसे अगले 5 वर्षों में उनको रोजगार के योग्य बनाया जाएगा। और कर्नाटक की डिजिटल इकोनॉमिक मिशन के तहत महिलाओं को 5,000 नौकरियां देने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके तहत वुमेन एट वर्क के तहत, इस प्रोग्राम के तहत महिलाओं पे ध्यान दिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है 2026 तक महिलाओं को आवश्यक रोजगार, उनके योग्य कौशल बनाना और साथ साथ 5 लाख नौकरियों को प्रदान करने का उद्देश्य से शुरू किया गया। कौन सा कार्यक्रम?
वुमेन एट वर्क। यह कार्यक्रम जो महिलाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने और उनके कार्यबल में शामिल होने के लिए सशक्त करेगा। अभी वर्तमान में 35% महिलाएं कार्यरत हैं, जिनको 50% बढ़ाकर करने के लिए सोचा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना को किसने मंजूरी दी है? राज्य ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, राज्यपाल ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। किसको? राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। इसके की पॉइंट देखते हैं। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है, तो किसकी अध्यक्षता में? पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिया गया है। किस क्या दिया गया है? राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, शॉर्ट फॉर्म है NLMC, की स्थापना को मंजूरी दिया। किसने दिया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इसकी अध्यक्षता में? पीएम मोदी की अध्यक्षता में। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम क्या है। तो यह पहली बार 2020, 2021 और 22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? केंद्रीय बजट 2021 और 22 में। किसके द्वारा? हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। और यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। इसका प्रारंभिक अधिकृत शेयर कितना था? 5,000 करोड़ रुपया आंका गया था। तो इसकी संरचना क्या है? तो यह अध्यक्ष और गैर सरकारी निदेशकों को नियुक्ति योग्यता आधारित चयन पर माध्यम से किया जाएगा। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में और अन्य सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त भूमि और भवनों को मुद्रीकरण का समर्थन और कार्य करेगा। क्या करेगा? सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त भूमि और भवनों के मुद्रीकरण का समर्थन और कार्य करेगा। और परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सरकार को तकनीकी की सलाह भी देगा। क्या दे कौन देगा? तो यह नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ISSF वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, जापान, भारत या रूस। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। भारत जो है ISSF वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसकी की पॉइंट है, ISSF का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। विश्व कप का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? मिस्र के काहिरा में। मिस्र के काहिरा में 26 फरवरी से 8 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। किसका? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। इसमें कुल 7 पदक के साथ साथ भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। कितने पदक भारत को मिले हैं? 7 पदक, जिसमें से 4 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य है। इसी के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं नॉर्वे ने 6 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य, और यह दूसरे स्थान पर है। 3 स्वर्ण के साथ फ्रांस तीसरे स्थान पर है। यानी फ्रांस तीसरे स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर और भारत पहले स्थान पर। और काहिरा में जो विश्व कप हुआ है, इसमें 60 देशों में 500 से अधिक एथलीट भाग लिए थे। इस विश्व कप में कितने देश भाग लिए थे? 60 देश, जिसमें से 500 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। और इस टूर्नामेंट में 22 देशों ने मेडल जीते हैं। कितने देशों ने? 22 देशों ने। यानी 60 देशों में से 22 देशों ने मेडल जीते हैं। भारत जो है पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे और फ्रांस जो है तीसरे स्थान पर। इसमें अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में कब आयोजित किया गया था इसको? 26 फरवरी से 8 मार्च तक। कहाँ पे? मिस्र के काहिरा में। अगला क्वेश्चन है, तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरला। इसका राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। तमिलनाडु में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। यह कहाँ स्थापित की गई है? तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में।
एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। कहाँ पे? तमिलनाडु के थुथुकुडी में। और इसकी अनुमानित लागत कितनी है? 150.4 करोड़ इसकी अनुमानित लागत बताई गई है। और यह किसके द्वारा किया गया? तो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सर्दर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन कौन किया है? इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया है। और यह तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा और पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट बन गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और यह साल भर में 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु के थूथुकुडी में यह फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। तो यह कंपनी जो है साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है भारत में एक स्थित पेट्रोकेमिकल्स फर्म है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 18 दिसंबर 1969 को की गई थी। और यह फर्टिलाइजर के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है। यह तेल, बिजली, प्राकृतिक गैस, कृषि में जैव और फार्मास्यूटिकल्स में काम करती है। और तमिलनाडु सरकार इस कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इस कंपनी का क्या नाम है? साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 दिसंबर 1969 को। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी हर एग्जाम में ये करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।